स्टार्ट रिकॉर्डिंग, अब स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सुन, हम लोग 1947 में हैं। हम लोग क्या देखे? हम लोग कंडीशन देखे 1947 की, पहले ओवरऑल देखे, उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े एंड अब इंडस्ट्रीज पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज की हालत भी एग्रीकल्चर की हालत तो खराब ही थी, है ना। पॉइंट्स पढ़े ना हम लोग, लो प्रोडक्शन, लो प्रोडक्टिविटी, और बताओ सेकंड पॉइंट এক্সপ্লয়েটিভ ল্যান্ড টেনিওর সিস্টেম, জমিদারি সিস্টেম। আরো একটা বল এরকম করে দেখ। হ্যাঁ, फोर्स कमर्शियलाइजेशन। कौन प्लांट फोर्स कमर्शियलाइजेशन वाला? कौन प्लांट? इंडिगो, सुपर। और हिमांशु एक पॉइंट बोल। एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स, टुकड़े टुकड़े में जो है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पढ़ लिए। अब आते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ। इंडस्ट्रीज की हालत कैसी थी, अच्छी या बुरी? पहले तो ऐसे बोलो। अब हाँ, नहीं था, ठीक है, लेकिन वो लोग कुछ तो किए होंगे, उस समय कुछ तो हालत होगी। अच्छा, उससे पहले, ब्रिटिश से पहले, हम लोग वैसे भी पहले वाली स्लाइड्स में हम लोग देखे थे कि इंडिया की जीडीपी बहुत ज़्यादा थी, इंडस्ट्रीज, इंडियन हैंडीक्राफ्ट बूम पे था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लोग हम लोगों की जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है उसको वो लोग तोड़ दिए और बहुत सिस्टमैटिकली उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया इस चीज़ को। मतलब कितना दिमाग लगाया उन्होंने, ये भी देखो कि ऐसा नहीं कि सीधा आके सबको मार मार के, मतलब एक सिस्टमैटिकली दिमाग लगा के कैसे हम लोग का ही प्रोडक्ट हम लोग को बेच के हम लोग का मार्केट को खराब कर दिया। देखते हैं, इसको पहले समझते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट इज डीके इन हैंडीक्राफ्ट। डीके इन हैंडीक्राफ्ट, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले द मेन रीजन फॉर डीके इन हैंडीक्राफ्ट वाज नंबर 1 डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? टैक्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टैरिफ? टैक्सेस। तो क्या इसमें टैरिफ पॉलिसी में क्या डिस्क्रिमिनेटरी था वो तुमको बोलना पड़ेगा। अच्छा, पहले जब हम लोग पढ़े थे तो ग्लिम्स पढ़े थे, है ना, इंडियन इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, स्टैग्नेंट, ये सब छोटे छोटे पॉइंट थे। लेकिन जब तुमको पूछा जाएगा एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ, जब उनका पॉइंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा तब तुमको एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा, बड़ो बड़ो कोरे। ठीक है, जैसे जमींदारी सिस्टम को हम लोग एक्सप्लेन किए थे, वैसे देखो इसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने टारगेट किया। इट वाज डन बाय नंबर 1, ये नंबर 1 पॉइंट पढ़ो, अनन्या पढ़, এটা কি লেখা আছে? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम इंडिया, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। सो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जा रहा है, उस पर टैक्स लगा रहा है? नहीं लग रहा है। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ किस चीज का? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू इंडिया, तो मतलब इधर तो ये लोग क्या लगा रहे हैं, इधर टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट लगा रहे हैं किस पे? रॉ मटेरियल्स पे। और टैरिफ फ्री इंपोर्ट किस पे लगा रहे हैं? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे। मतलब यहां से जो रॉ प्रोडक्ट जाएगा उस पे भी वो लोग को टैक्स नहीं लग रहा है, और जब वापस इंपोर्ट आ रहा है तो टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट टू इंडिया, ब्रिटिश प्रोडक्ट का भी टैरिफ नहीं लग रहा है, ब्रिटिश वहां से जो बन के प्रोडक्ट आ रहा है उस पर भी टैरिफ नहीं लग रहा है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हेवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ Indian handicraft. Heavy duty was imposed on the export of Indian handicraft. ठीक है, समझ में आया? वापस बताऊं? क्या बता? समझ ले कि तू एक कंट्री को इन्वेट की है, उस कंट्री का बहुत ज्यादा अच्छा हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है और तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि उस कंट्री के हैंडीक्राफ्ट को, मार्केट को तेरे को तोड़ना है, कैसे भी दिमाग लगा के स्ट्रेटेजिकली तोड़ना है।
तो तू क्या करेगी, तेरे पास सब पावर्स है, तेरे पास टैरिफ रेगुलेट करने का पावर्स है, तो तू क्या करेगी, उस कंट्री से रॉ मटेरियल ले जाएगी। क्या ले जाएगी, रॉ मटेरियल ले जाएगी, उसके एक्सपोर्ट के टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट रहेगा, उस पे एक्सपोर्ट का कोई भी रेट्स नहीं लगाएगी। तो मतलब कि फटाफट फटाफट वहां पे चल जा रहा है, दूसरी जगह पे सस्ता में चल जा रहा है रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री में, तो मतलब ब्रिटिशर्स वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो मतलब तू अपने पास अपने कंट्री में रॉ मटेरियल मंगवा ली, उसको मस्त बनाई, उसका फिनिश गुड्स की, और जाके दूसरे कंट्री में जहां पे तू इन्वेट की है, यहां पे इंडिया में वापस तूने क्या कर दिया, उधर भेज दिया। जब भेज दिया तो इंपोर्ट, फ्री इंपोर्ट कर दिया उसको, तो जो तूने बना के भेजा उस पर भी टैक्स नहीं लगाया। ठीक है, तो आज तेरी कंट्री का प्रोडक्ट इंडिया में सस्ता में बिक रहा है, क्योंकि तूने रॉ मटेरियल सस्ते में लिया, फिर जब फिनिश प्रोडक्ट बना तब भी तूने कोई टैक्स नहीं लगाया, तो तूने एक सस्ता प्रोडक्ट बनाया, तेरी कंट्री से बना के भेजा, रॉ मटेरियल कहाँ का यूज किया है, इंडिया का यूज किया है, और सस्ते में बेचने के लिए तू रेडी है। अब तेरे को किस चीज का चिंता है, तेरे को तेरे कंपटीशन का तेरे को तेरे कंपटीशन का चिंता है। तो वापस, तो अब क्या तेरे में अब समस्या क्या है कि तेरा जो प्रोडक्ट है, तेरा ये प्रोडक्ट बन के आया है, उससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाले प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन है। ठीक है, अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट जो भी बना है उसका कॉस्ट हाई है और इसका कॉस्ट कम है, तो लोग क्या खरीदेंगे, ब्रिटिश प्रोडक्ट खरीदेंगे या इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाला प्रोडक्ट, ब्रिटिश प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो कौन जीता, ब्रिटिश। तो देख कितना सिस्टमैटिकली प्ले किया। अब तू जो बोल रही एक्सपोर्ट, अब इंडियन प्रोडक्ट्स इंडिया में तो नहीं बिक रहे, ठीक है, तो इंडिया वाले क्या करेंगे, हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो बोलेगा अच्छा तुम लोग एक्सपोर्ट करोगे, तुम लोग का जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट होगा उस पर डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल चार्ज लगाएंगे, उतना टैरिफ लगाएंगे, ताकि वहां पे भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट नहीं बिक पाए। ठीक है, समझ गए অনন্যা, বুঝতে পেরেছিস? ঠিক আছে অনন্যা, একবার দেখ বাবু, একবার আমি রিড করছি, সাথে সাথে রিড করব। সো দ্য মেইন রিজন ফর দ্য ডিকে অফ in handicraft was, इसको एक साथ बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मेन रीजन की छिलो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, सुपर। अब ये कैसे हुआ था, तो ये दो पॉइंट में बोलोगे, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ British industrial product टू इंडिया। वापस, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ, raw materials of India, वेरी गुड, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ, British industrial product वेरी, ठीक है, अच्छे बुझते पेरेছিস। अब लास्ट में क्या जोड़ोगे तुम लोग, लेकिन बट एट द सेम टाइम हेवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ की इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट, लास्ट में कंक्लूड करना बात को, एज अ रिजल्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड टू इंडियन मार्केट। ब्रिटिश प्रोडक्ट कहां पे आने लग गए, इंडियन मार्केट में आने लग गए, एंटर इंडियन मार्केट, एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाद में जो भी है, ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो डाउन चलने लग गया। तो स्ट्रेटेजिकली दे हैव सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज्ड दिस इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो लिख लो ये तुम लोग फटाफट। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री पहले भी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, ये उसी का ही एक्सप्लेनेशन है, जिसमें अगर बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं होती है तो फर्दर एक्सपेंशन भी नहीं होता है। सो नंबर 1 पॉइंट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री का मतलब है फादर इंडस्ट्रीज जो थी
वो नहीं थी। देयर वर हार्डली कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी वो नहीं के बराबर थी। सो हार्डली कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी विच प्रमोट्स फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है। अगर वही ना हो तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना बाबू। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द GVA, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, या जिसको हम लोग GDP भी बोलते हैं। GDP का फुल फॉर्म ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लो। मतलब सेकेंडरी सेक्टर का तो था ही, हम लोग का तो कितना परसेंट था प्राइमरी सेक्टर का? 72% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो वहीं पे करती थी, और GDP भी वहीं से ज़्यादा आती थी। तो सेकेंडरी सेक्टर में कोई इन्वॉल्व ही नहीं था, तो GDP क्या ही आएगी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GVA या GDP ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लो। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का पार्टिसिपेशन जो होता है स्टार्टिंग में कैपिटल इंड्यूस करने के लिए किसका हेल्प लगेगा? कौन बोलेगा? कैपिटल, स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, कभी भी स्टार्ट करने के लिए एक गवर्नमेंट को पैसा इंजेक्ट करना पड़ेगा। जब तक तुम पैसा इंड्यूस नहीं करोगे वो रोल नहीं होगा और आगे इंडस्ट्रीज पनपेगी नहीं। जैसे इधर भी इंडिपेंडेंस के बाद पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट के लिए आगे में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ते गया। पहले तुमको स्टार्ट करवाना पड़ेगा, फिर आगे में मार्केट खुद ले लेगा उस चीज़ को। लेकिन अगर स्टार्ट ही नहीं होगा, किसी के पास इनकम नहीं है, किसी के पास अगर इनकम नहीं है तो लेने के पैसे भी नहीं है, खरीदने के पैसे भी नहीं है। खरीदने के पैसे नहीं है तो कोई नया बिजनेस नंबर 1 खोल नहीं सकता है। कोई बिजनेस अगर खोलेगा तो वो कमोडिटी की नहीं खोल सकता है, क्योंकि मार्केट ही नहीं है। हम बेसिक नीड्स पूरा कर पा रहे हैं? नहीं। रोटी कपड़ा मकान में सारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चल जा रही है, तो हम लोग कुछ एडिशनल खर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ खर्चा करने के लिए बचेगा तभी ना हम लोग की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, है ना। तो इनकम नहीं थी, इन्वेस्टमेंट नहीं था, सेविंग नहीं थी, बोल के ये चेन था, ये ट्रैप था जहाँ पे हम लोग फंसते गए। ठीक है, आज अगर मैं सोचूं कि मेरे को कोई अच्छा स्टार्टअप खोलना है, आज का तो नया वर्ड सब सीखे हैं स्टार्टअप, वो स्टार्टअप अगर खोलूंगा तो मेरे को पता है कि ये इस चीज़ की डिमांड हो सकती है, लोग खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं, बोल के मैं वो स्टार्टअप करूंगा। लेकिन अगर डिमांड क्रिएटेड नहीं है तो कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं। मुझे पता है यहाँ पे लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों की इनकम ही नहीं है ना। करेक्ट। कोई भी मॉल्स, कोई भी हाई एंड शॉप्स, ये शहर में ही खुलते हैं या फिर गांव में भी खुलते हैं? शहर में खुलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों की इनकम ज़्यादा है। ये नेचुरल ऐसा भी है। ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड। था कि नहीं था? नहीं के बराबर, मतलब बहुत कम था। कहाँ पे था? इट वाज कन्फाइंड टू द स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक रेलवेज। किया, अगर पार्टिसिपेट किया तो भी अपने फायदे के लिए। रेलवेज वो लोग के अपने फायदे के लिए। भैया रेलवेज में वो लोग का क्या फायदा हुआ? बताओ, तुम लोग बताओ क्या फायदा हुआ होगा? वेरी गुड। अगर रॉ मटेरियल्स, हम लोग क्या पढ़े थे ऊपर या पीछे? हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे? नहीं, इधर ही पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे ना ऊपर, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश। अगर यही चीज अगर फास्ट मूवमेंट होने लग गया तो मतलब ज्यादा कमाएंगे वो लोग, ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे। इसीलिए वो लोग रेलवेज पे फोकस किया। तो सुपर। तो इट वाज ओनली कन्फाइंड विथ क्या? ओनली टू देयर स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक रेलवेज, विच हेल्प्ड द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? रिवाइज करें इसको। क्या है? ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, लैक ऑफ
लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ठीक है, ये मेरा से बहुत, अब मेरा ये हो रहा है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, रुक इसको सेटिंग करके छोटा करके, हाँ अब ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, देयर वर हार्डली कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज विच प्रमोट्स फर्दर, तो ये बात तुम लोग बोल दोगे। सेकंड पॉइंट में क्या बोलोगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन डैश एंड डैश, क्या बोलते हैं, एक ही टर्म को दो तरीके से बोल सकते हैं, जीवीए या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये कुछ भी जो थी वो बहुत लो थी। फिर क्या बोलोगे, पार्टिसिपेंट ऑफ द स्टेट वाज डैश लिमिटेड एंड इट वाज कन्फाइंड ओनली टू स्ट्रेटेजिक एरियाज लाइक रेलवेज तक ही थी, जो कि हेल्प की विच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। ओके, राइट इट डाउन। तो फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स में सबको पता है, फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ट्रेडिंग इंडिया से बाहर और बाहर से इंडिया में जो गुड्स का ट्रेडिंग होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर खराब था, पढ़ लिए, इंडस्ट्रीज की हालत भी खराब थी, वो भी पढ़ लिए। अब फॉरेन ट्रेड के बारे में सुनते हैं। इंडिया वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कितना रिसोर्स था इंडिया के पास या है कि हम लोग नेट एक्सपोर्टर थे। आज इंडिया क्या है, इंडिया इज टुडे ए नेट एक्सपोर्टर और नेट इंपोर्टर, टेल मी ओवरऑल ट्रेडिंग वाइज इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट वैल्यूएशन में बताना, मतलब चीजें नहीं, किलो में नहीं, रुपया ज्यादा बेच के ज्यादा रुपया कमाता है या ज्यादा रुपया दे देता है बाहर से खरीद के? बेच के, मतलब इंडिया से बहुत ज्यादा चीजें बिकती है जिससे हम लोग ज्यादा कमाते हैं, बहुत रॉन्ग। नहीं, अब आज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आज इंडिया एक नेट इंपोर्टर है बिकॉज ऑफ ऑयल। तेल ऐसा चीज है जिसके लिए आज भी इंडिया का वैल्यूएशन में इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर, इसलिए इंडिया हमेशा पैसा ज़्यादा देता ही है। इसीलिए इंडिया फॉरेन करेंसीज से, अगर तुम लोग देखोगे तो इंडिया की करेंसी हमेशा कम रहती है। जो लोग ज़्यादा, इसलिए रिसोर्स से हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी चैप्टर है, आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी है, आगे गवर्नमेंट बजट भी है, ये सब भी तुम लोग देखोगे। लेकिन इंडिया देन वाज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल इंडिया बाहर लेके जाता था, ठीक है। तो ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव कॉलोनियल प्रैक्टिस, ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव कॉलोनियल प्रैक्टिस माने बुझिस की प्रैक्टिस, बहुत ड्राइंग प्रैक्टिस তাহলে কলোনিয়াল মানে ওরা ওরা যেখানে রাজ করতো না সেখানে বলতো, সেখানে হ্যাঁ ওই জায়গাটাকে বলতো এটা আমাদের কলোনি, ঠিক আছে। তাহলে এটা অন্য ওয়ার্ডসে কিভাবে বলবো, ডিউরিং ব্রিটিশ প্র্যাকটিস, ব্রিটিশ রাজ প্র্যাকটিস। এবার বুঝতে পারছিস, ডিউরিং ব্রিটিশের রাজের সময়, ঠিক আছে। এইটা ইন্ডিয়া বিকেম নেট এক্সপোর্টার অফ র মেটেরিয়াল, সাঁচি ইন্ডিয়া বিকেম নেট এক্সপোর্টার অফ रॉ मटेरियल, ओके, एंड नेट इंपोर्टर ऑफ, तो रॉ मटेरियल तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था भयंकर रूप से, और फिनिश गुड्स जो है वो इंपोर्ट करता था। तो खुद ही का चीज खुद को ही मिलता था बाद में, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। व्हाट डू मीन बाय मोनोपोली? वेरी गुड, सिंगल या मोनो मतलब एक चीज का। तो मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या है कि फॉरेन ट्रेड मतलब मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन। इट वाज नॉट मोर देन 50%, इट वाज मोर देन 80-90%, क्योंकि जो भी चीज जा रहा है वो एक ही कंट्री को जा रहा है। कौन सा कंट्री? कौन सा कंट्री? ब्रिटेन। माने आज के ब्रिटेन के की बोली हमरा? ब्रिटेन, इंग्लैंड, करेक्ट, ठीक है। तो वो इंग्लैंड में जाता था,
ठीक है, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहाँ होता था, कौन सी दो जगह पे, इंडिया और ब्रिटेन. ठीक है. सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स. सरप्लस ट्रेड होता था. सरप्लस का मतलब ज्यादा कमाते थे और कम खर्चा होता था. तो ट्रेडिंग में हम लोग हमेशा, हम लोग के पास कुछ रिसोर्स ज्यादा बच जाता. देयर वाज ऑलवेज ए सरप्लस, लेकिन ओनली टू बेनिफिट अपने लिए या ब्रिटिशर्स के लिए. अब देखते हैं देख कैसे, वही अंदर पॉइंट में पढ़ते हैं. द सरप्लस वाज लार्जली ओइंग टू एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स. पहली बात, जो सरप्लस होता था वो प्राइमरी गुड्स का होता था, नॉट इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, हाँ, प्राइमरी गुड्स का सरप्लस होता था, विच इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस. जो कि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस होने का मैंने बोला था ना, कि जब तक फिनिश गुड्स नहीं बनेगा इसका मतलब वैल्यू ऐड नहीं हुआ है अभी उसमें. जब तक वैल्यू ऐड नहीं होगा इसका मतलब कि वो कंट्री का लार्जली अगर प्राइमरी गुड्स पे अगर वो स्टिक है तो इसका मतलब कि अभी भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड है वो. तो ये पहला पॉइंट समझ में है. दूसरा पॉइंट में, द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया. इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मीट दो एक्सपेंस वो लोगों का. नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, नंबर 2 वॉर एक्सपेंस. तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था या सेकेंड? तब तो दोनों ही चला, मतलब ब्रिटिश राज में तो दोनों ही चला, लेकिन वॉर एक्सपेंस के लिए ही वो लोगों की कमर टूटी. एक्चुअली आज वो लोगों का इतना खर्चा लग रहा था वॉर एक्सपेंस के, वो लोग को एक इंडिया पे राज करने का मतलब है कि इधर बहुत खर्चा होना, इधर बहुत रईसे से रहते थे वो लोग. पता है ना, दो कैपिटल होते थे वो लोग. एक समर कैपिटल अलग था जो कि और विंटर कैपिटल अलग था. समर कैपिटल वाज दार्जिलिंग एंड विंटर कैपिटल वाज कोलकाता. ऐसे हर स्टेट में एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल वो लोग रखते थे. सोचो, मतलब कैपिटल भी बदल के रखते थे. तो वो लोगों का इतना एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा था, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में वो लोग काम करते थे. तो वो लोग जो भी सरप्लस होता था खुद के लिए रख लेते थे, कोई इंडिया का ग्रोथ के लिए कुछ नहीं. ठीक है, तो वी हैव डिस्कस 3 पॉइंट्स. एक बार फटाक से वापस रिवाइज करते हैं. नंबर, ये कौन सा पॉइंट है? फॉरेन, ये जो पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं या फॉरेन ट्रेड? वेरी गुड. तो नंबर 1 पॉइंट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ. सो ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव, एक साथ, ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ एंड नेट इंपोर्टर ऑफ. याद रहेगा. तो पहला पॉइंट खत्म. दूसरा पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ मोर देन कितना परसेंट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स. वेरी गुड. मोर देन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स कितना परसेंट से भी ज्यादा. एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश. लास्ट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट. सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट Britishers. ठीक है. The surplus was largely owing to export primary goods, not industrial goods, which is a sign of economical backwardness. दूसरे पॉइंट में बोलना है, the trade surplus. एक काम करो, इसको अगर तुम लोग भूल भी जाओ, the trade surplus was not used for growth of India, but instead they used for दो expense बोलना, administrative and war expense. याद है? सरप्लस होता था वो लोग खुद के लिए यूज करते थे. मतलब सरप्लस ट्रेड होता था. इसका मतलब, सरप्लस का मतलब पता है देखो, एक्स्ट्रा. मतलब जितना हम लोग के पास होता था उससे हम लोग कभी भी मतलब ज्यादा नहीं बेचते थे. उस हम लोग के पास हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता था. तो जो रहता था उसको कहाँ यूज करना चाहिए? इंडिया में ही वापस यूज करना चाहिए. लेकिन वो लोग कहाँ यूज करते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस या वॉर एक्सपेंस. अब समझ में आया? स्टार्ट करते हैं.
रिवाइज करते हैं। ओके, सो कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हम लोग पहला टॉपिक पढ़े थे, फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1 पॉइंट वाज Stagnant economy. एक साथ होगा, हाँ, स्टैग्नेंट इकोनॉमी में कितना परसेंट? 0। और अगर 1925 से 1950 के बीच में पूछूं तो 0.1. सुपर। दूसरा क्या होगा अगर स्टैग्नेंट इकोनॉमी है? दूसरा उसमें कौन सा हम लोग बोलेंगे? रुपीस 30 पर एनम जो था, पर कैपिटा इनकम था। अच्छा, उसके बाद क्या है? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड वेल नोन क्या? इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में भी पढ़े थे हम लोग। चलो, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, नियरली कितना परसेंट? 72% was engaged in which sector? There was low agriculture productivity and insufficient food grains. ठीक है, लास्ट पॉइंट सांची, heavy dependence on import, इसको जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंपोर्टेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मुझे कंज्यूमर गुड्स बताना एक एक करके, क्या है? वेरी गुड, ये यूज्ड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड विच क्रिएटेड हेवी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ये टॉपिक आ गया अपना एग्रीकल्चर, राइट? एग्रीकल्चर आ गया, उसमें सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी में हम लोग एक काम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बिटवीन व्हीट एंड राइस। तो व्हीट 1947 में कितना केजी पर हेक्टेयर था? 660। एंड आज कितना है? एंड राइस कितना था? आज कितना है? अब प्रोडक्टिविटी देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी था। प्रोडक्शन मतलब इन लाख टन। पहले व्हीट कितना लाख टन हो रहा था? अभी कितना हो रहा है? पहले राइस कितना लाख टन हो रहा था? और अभी कितना हो रहा है? 30। तो मतलब इंक्रीज किए हम लोग बहुत भयंकर तरीके से। वेरी गुड। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट हो गया। एक्सप्लॉइटिव लैंड टेन्योर सिस्टम, जब लैंड टेन्योर सिस्टम सुनते हो तो कौन से सिस्टम की याद आती है? जमींदारी। ये तो क्या बोलोगे? ये यूनिक सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट नोन एज। वेरी गुड, एक्सप्लेन करते हैं। इट वाज अ सिस्टम ऑफ दैट वर्क थ्रू कॉल्ड, उन्हीं को ही जमींदार बोलते थे। द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज क्या? इन्हीं को क्या बोला जाता था? परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। इन्हीं को माना जाता था, जबकि ये असली मालिक नहीं थे। ठीक है, दे वर टू पे, क्या हो रहा था? वो लोग को एक फिक्स अमाउंट किसको पे करना है? टू द गवर्नमेंट। एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन फ्रॉम टिलर्स। ठीक है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सुनते ही कौन सा क्रॉप का नाम याद आता है? इंडिगो। फार्मर्स वर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, एक्सपोज द सबसिस्टेंट फार्मर्स टू क्या चीज? अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। क्या? ऑफ द मार्केट। लास्ट, दिस शिफ्ट ऑल्सो क्रिएटेड परपेचुअल इंडेप्टनेस। दिस सिचुएशन या दिस शिफ्ट ऑल्सो क्रिएटेड, एक साथ, दिस शिफ्ट ऑल्सो क्रिएटेड, एक साथ वापस, दिस शिफ्ट ऑल्सो क्रिएटेड, याद रहेगा। लास्ट, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स, छोटे छोटे टुकड़ों थे जमीन ছিল। ঠিক আছে, তাহলে স্মল এন্ড ফ্র্যাগমেন্টেড হোল্ডিংস में क्या है? लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज एंड मोस्ट ऑफ देम वर यील्डिंग एट हाई कॉस्ट। याद रहेगा, इजी था। इंडस्ट्रीज पे आते हैं। नंबर 1, डीके ऑफ, ये तो हम लोग अच्छे से ही पढ़े थे, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। द मेन रीजन ऑफ डीके इन हैंडीक्राफ्ट वाज, नंबर 1 क्या बोलोगे? टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी को अच्छे से समझा दोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या पढ़े हम लोग? एक्सपेंशन ऑफ। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़े? डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन। याद रहेगा, ये तीनों पॉइंट पढ़ लोगे। अच्छा, नेक्स्ट, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड जो थी वो बहुत कम थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत कम थी। और लास्ट इज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट, जो थी वो बहुत मिनिमम थी और वही कन्फाइंड थी जहां पे वो लोग को बहुत जरूरत थी, जैसे कि रेलवेज। মনে থাকবে তাহলে এইগুলো। ঠিক আছে, এবার এর পরেরটা, ও এর পরের কিছু নেই, ফরেন গ্রোথ আছে তো। আচ্ছা,
अच्छा, फॉरेन ट्रेड में बहुत इजी है। फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक क्या था? हम लोग नेट एक्सपोर्टर ऑफ कितना परसेंट? 50% से भी ज्यादा। वो ठीक है, वो नेक्स्ट में आएंगे। ड्यू टू एक्सप्लॉइटिव कॉलोनियल प्रैक्टिस इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ एंड नेट इंपोर्टर ऑफ। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड कितना परसेंट से ज्यादा? 50%. Exports and imports were largely restricted between dash and dash. Very good. Surplus trade was only to benefit Britishers. तो इसमें लिखोगे हम लोग के पास सरप्लस था, लेकिन वो कहाँ यूज होता था? नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और दूसरा। चलो आज के लिए इतना ही।